आज देख रहे हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज में हमें मालूम है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में कैसा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है। अभी पहले मतलब दोनों में कार्बोनाइल कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बोनाइल कार्बन होता है। तो पहले जरा इन दोनों की इकट्ठी रिएक्शन देख लो। जो कार्बोनाइल ग्रुप है और जो एल्कोहल ग्रुप होता है उसकी आपकी इकट्ठी रिएक्शन देख लो क्या होती है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होती है रिएक्शन? रिएक्शन ये होती है कि अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और एल्कोहल के साथ में आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करता है बताइए? हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता था कि नहीं करता था? तो वही चीज यहाँ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई? वो ऐसे जाएगी कि ये इसका ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर बैक साइड से अटैक मार देगा। जब बैक साइड से अटैक मारेगा यहाँ पर ऑक्सीजन एक बॉन्ड को तोड़ लेगा, और एक बॉन्ड को तोड़ लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? ओ नेगेटिव। और ओ नेगेटिव हो गया तो बाद में आपका ये वाटर से H प्लस का विड्रॉल करके हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है। कैसे जरा समझना। ये हो गया ओ नेगेटिव। यहां पर आपका ये ऑक्सीजन लग गया था। कौन सा ऑक्सीजन लग गया था आपका? एल्कोहल वाला OCH3। इस पर क्या था? ये हाइड्रोजन लगा हुआ। अब क्या करेगा कि यहां से इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा और यहां से किसे निकालेगा? H प्लस को निकालेगा, और ये यही H प्लस को आप यहाँ पर अटैक करा दो। ठीक है, और जैसे ही आप अटैक कराओगे तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया भाई? ये हो गया OH, और यहाँ लगा है OCH3, और इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल अगर एल्डिहाइड हो तो, और हेमी कीटल अगर कीटोन है तो इसे हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर कीटोन है तो, अगर कीटोन है तो हेमी कीटल, और एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल। ठीक है भाई। अब हमें ये मालूम है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है और जो फ्रक्टोज होता है, उन दोनों में भी एल जो एल्कोहलिक और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आपके प्रेजेंट रहते हैं, तो ये भी फॉर्मेशन करेंगे। बस ये साइक्लिक में फॉर्मेशन करेंगे। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंटेन्स एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। So it shows hemiacetal and hemiketal। कैसे बनाएगा जरा समझना। जैसे हमने ये ले लिया एल्डिहाइड यानी ग्लूकोज, यहां पर लगा हुआ है आपका ये CH2OH ग्रुप, ये OH ग्रुप लगे हुए हैं। अब बताओ कौन सा वाला एल्डिहाइड इसके साथ लग जाएगा? मतलब कौन सा वाला एल्कोहलिक ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा? तो देखो याद रखना, अगर 6 मेंबर्ड रिंग है या 5 मेंबर्ड रिंग है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। वो कैसी होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आप जब अटैक कराओगे तो यहां देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ से अटैक कराओगे। आप कहोगे हम 6 से क्यों नहीं कराएं? क्योंकि एक ग्रुप का खुद ही ये फॉर्मेशन करेगा, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे करेगा समझना। ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक मारता है, और ये अटैक दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है बेटा। आपको मालूम है ये ग्रुप कैसा है? प्लेनर है, तो प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है, और प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है, और प्लेन के नीचे से भी अटैक हो सकता है, ब्लो फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, तो जब ये अटैक करेगा तो ये फॉर्मेशन किसका करेगा? हमने ये लिखा C
यहां पर लगा है CH2OH, ये लगा है H, और बस इस ऑक्सीजन को हम ऊपर ले जाएंगे, ये आ गया ऑक्सीजन ऊपर, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। समझ में आई है बात? एल्कोहल वाले ऑक्सीजन ने, जैसे यहां पर ये अल्कोहल वाले ऑक्सीजन ने अटैक किया था ना ये वाला, तो यही इसके ऊपर जाकर अटैक कर देगा, और OCH3 ग्रुप इसी के ऊपर लगा रहेगा ये आपका। जैसे अल्कोहल का CH3 ग्रुप लगा था, वैसे बाकी ग्रुप इसी के ऊपर लगा रहेगा। ठीक है, और बाकी सभी को आपको एज इट इज बना देना है, OHH, OHH और OHH। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को मिलाकर 6 कार्बन की रिंग बन गई कि नहीं लगी, बनी है। ठीक है, इस हाइड्रोजन पर ये H लगा रहेगा, इसका ऑक्सीजन खुल जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा, और इस पर आपका ये H लगा हुआ है, ये अल्कोहल वाला H है। अब इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा और यहां से किसे निकाल देगा, H+ को निकाल देगा। ये H+ जाकर इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब यहां किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आगे, चलो इसी के नीचे बना देते हैं। ये लगा है C, बाकी मॉलिक्यूल को एज इट इज बना लेना, CH2OH H, इसे अपन ऊपर ले जाएंगे। इसका हाइड्रोजन तो हट ही चुका है, थोड़ा इसे अच्छे से बना लेते हैं। ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब देखो बेटा, ये ऊपर से भी अटैक हो सकता है और कहां से, नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या बना देंगे, वेवी लाइन ग्रुप बना देंगे, वेवी लाइन। ठीक है, वेव वाली लाइन, वेवी लाइन का फॉर्मेशन हम यहाँ पर कर देंगे, और बाकी सबको एज इट इज बना देंगे, OHH, OHH और OHH। ठीक है, और हम इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या नाम देंगे, तो हम इसे नाम देंगे हेमी एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था ना किसका, ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब ये कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। कब कहलाएगा, अब राइट साइड कहाँ है, कौन सा वाला OH, जो अब ये वाला जो OH है, ध्यान रखना, अब इस वाले OH के बारे में बात हो रही है। अगर ये वाला OH कहाँ रहेगा, राइट हैंड साइड पर रहेगा। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड पर रहेगा तो ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाएगा, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा तो, क्योंकि ये तो OH बचे ही नहीं है ना अब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें बेटा? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, इफ ओपन चेन, अगर ओपन चेन रहती, देन ओनली वन टाइप ऑफ ग्लूकोज, एक ही टाइप का ग्लूकोज मिलता आपको, एक ही टाइप का डी ग्लूकोज होता आपका। ठीक है, बट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर टू टाइप्स, दो टाइप्स के आपके हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक हो जाता है अल्फा, और दूसरा हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज। तो ये डी ग्लूकोज तो है, देखो दोनों ही डी ग्लूकोज हैं, पर एक में क्या लग गया, अल्फा, और एक में लग गया बीटा। तो अल्फा और बीटा ये पहले वाले से डिसाइड होते हैं। डी ग्लूकोज था, ये क्यों था, क्योंकि ये लास्ट सिमेट्रिक वाला जो OH है वो कहाँ था, राइट हैंड साइड, तो इसलिए आपका ये क्या था, डी ग्लूकोज था। समझ में आ गई बात? अब देखो, डी ग्लूकोज एक ही टाइप का होता है ओपन में, पर जब इसने जाकर अटैक किया तो यहाँ ये जो वेवी लाइन वाला बना है, अगर ये बेबी लाइन वाला राइट हैंड साइड रहेगा तो हम इसे अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, और अगर यही लेफ्ट हैंड साइड होता तो हम इसे क्या कहते, बीटा डी ग्लूकोज। और बेबी लाइन क्या बताती है, ये इस तरफ भी हो सकता है और ये दूसरी तरफ भी हो सकता है, ये राइट हैंड साइड भी हो सकता है और ये लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गई बात? चलिए, अब यहां पर एक वर्ड और आ जाता है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन,
मैंने आपको बताया था प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को ये जितने भी डिग्री आपका रोटेट करता है वो इसका स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112.2 डिग्री, और जो बीटा डी ग्लूकोज होता है इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है सिर्फ 18.7 डिग्री। दोनों ही डी ग्लूकोज हैं, एक का स्पेसिफिक रोटेशन है 112 डिग्री और दूसरे का स्पेसिफिक रोटेशन है 18.7 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अब यहां पर देखना एक नई टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का क्या मतलब होता है? अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज को लेते हैं या हम बीटा डी ग्लूकोज को लेते हैं, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज is mixed with water, then their specific rotation changes। इनका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है? यहां देखिएगा, इसका हो जाता है 52.6 और इसका भी हो जाता है 52.6, दोनों का ही 52.6 हो जाता है। क्यों हो जाता है जरा समझना। चलिए इसे एक बार बना लेते हैं हम लोग, फिर से इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। ये बना है CH2OH, ये ऑक्सीजन यहां आ गया था, ये हाइड्रोजन था, यहाँ OHH है, एक OHH यहां आ गया और फिर से एक OHH यहां आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? ठीक है। अब एक और कार्बन जो यहां पर था जिस पर ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा था, इसका भी तो OH आ जाएगा। तो अगर इसका OH कहाँ जाता है? राइट हैंड साइड, तो आप इसे क्या बोलोगे? अल्फा डी ग्लूकोज। समझ में आ गई बात? अच्छा, बीटा डी ग्लूकोज को बनाना है तो हम क्या करेंगे? बोलो भाई, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले OH की पोजीशन हम चेंज कर देंगे, इस साइड कर देंगे, बाकी मॉलिक्यूल को हमें एज इट इज बना देना। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा? बीटा डी ग्लूकोज। अब एक बना देते हैं हम, इसकी एक और स्ट्रक्चर हमें बनाना है, वो हमें बनाना है ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन में हम ये जानते हैं कैसा होता है। बनाना आता है, डी ग्लूकोज बनाना आता है ना, बस इसी को बना देना है। H और यहां पर क्या लग गया? OH, और ये हो गया OH और H। तो ये है ओपन चेन। देखो बेटा, कभी भी अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज को या बीटा डी ग्लूकोज को अगर आप पानी में डालते हो तो पानी क्या करता है? वाटर ओपन्स द चेन। जो क्लोज स्ट्रक्चर था उसकी चेन को ये वाटर क्या कर देता है? ओपन। एंड देन क्लोजेस इट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर इसे क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। कैसे करेगा जरा समझना। अगर हमने सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज लिया तो इसने इसकी चेन ओपन कर दी, और ओपन करने के बाद में इससे ये थोड़ा सा बीटा डी ग्लूकोज बनाएगा, थोड़ा सा आपका ये अल्फा डी ग्लूकोज बनाएगा और थोड़ी सी ओपन चेन रहेगी इसकी। ठीक है, इसका कितना बनाता है? इसका बनाता है ये 36%।
इसका बनाता है ये 64%। ये परसेंट थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इसका 0.1 से लेकर 2% तक रहेगा। अब चाहे आप अल्फा डी ग्लूकोज डालो चाहे बीटा डी ग्लूकोज डालो, दोनों में से कुछ भी डालो, पूरे पूरे ग्लूकोज को ये ओपन कर देगा, और ओपन करने के बाद में सेम यही कंसंट्रेशन लाकर यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगा देगा, इतने ही कंसंट्रेशन बना देगा। तो अब जरा देखना, अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन कितना था? 112, जब 100% था। बात समझ में आई है? जब 100% था 112 था। अच्छा, अल्फा डी ग्लूकोज कितना बनेगा? 36%, और 64% क्या बन गया? बीटा डी ग्लूकोज। यानी इसका स्पेसिफिक रोटेशन गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? आपने सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज लिया और उसे पानी में डाला तो उसके 64% अपने आप ही बीटा डी ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे। सिर्फ 36% का रोटेशन कितना रहेगा? 112, और बाकी 64 का परसेंटेज क्या हो गया? 18.7 हो गया कि नहीं? तो टोटल यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 52.6। अच्छा, अगर आपने बीटा डी ग्लूकोज अकेला लिया और इसे अकेले को आपने पानी में डाला तो ये भी क्या करेगा? 64% तो अपना इतना ही रखेगा, 36% किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी यहाँ इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बड़े हुए को इस 18.7 में और जोड़ दोगे ना, 18.7 से कोई कम तो नहीं हो रहा, कोई कम तो नहीं हो रहा ना। 36% का और उल्टा जुड़ गया अल्फा डी ग्लूकोज का, और इसमें जुड़ गया स्पेसिफिक रोटेशन। कितना जुड़ गया? 112.2 वाला जुड़ गया, इतना बढ़ गया 36% का। तो कुल मिलाकर वो 6% पे आ गया। समझ में आ गई बात? बेटा यहां समझो, आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज है सपोज करो, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? 112.2। कितना होता है? तो 100% मॉलिक्यूल का यही था। जैसे ही आपने पानी में डाला, अभी आपके 100 मॉलिक्यूल्स थे, अब 100 में से 64 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए? बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। और कितने का? सिर्फ 36% का, 36% का यहां पर ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज रहा। तो 36% वालों का स्पेसिफिक रोटेशन 112.2 ही है, पर 64 मॉलिक्यूल्स का यहाँ स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो गया? 18.7 हो गया। तो यानी 112 वाले अब कम हो गए कि नहीं हो गए? वो रोटेशन कितना हो गया? 18.7। तो अगर इनका आप ये निकालोगे तो स्पेसिफिक रोटेशन टोटल कितना बचता है? 52.6। समझ में आ गई बात? अब आपने लिया बीटा डी ग्लूकोज, 100% इसके मॉलिक्यूल यही थे, इनका स्पेसिफिक रोटेशन था 18.7, 100 मॉलिक्यूल्स का। अब 100 मॉलिक्यूल्स में से 64 मॉलिक्यूल्स तो यही बचे हैं, कौन से? बीटा डी ग्लूकोज। और यहां पर 36% किसके हो गए? अल्फा डी ग्लूकोज हो गए। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर परसेंटेज कम होगा रोटेशन का कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना भाई। बीटा डी ग्लूकोज का तो 18.7 ही है, वही का वही रहेगा, किसी का कम थोड़ी होगा। बल्कि 36% वालों का कितना हो गया? 112.2 हो गया। तो इसमें आपका उल्टा ये ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन पूरा सभी का 112.2 थोड़ी होगा, सिर्फ 36 का हुआ ना। तो 36 का स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ जोड़ोगे तो ये क्या निकलेगा? समझ में आ गई बात? दोनों में से किसी को भी पानी में डाला तो स्पेसिफिक रोटेशन कितना आया? 52.6% आया। सॉरी, परसेंट नहीं, इतना स्पेसिफिक रोटेशन आया। ठीक है, क्लियर है? ठीक। अब देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर आप ऐसा बनाओगे बार बार तो आपको होगी बहुत परेशानी, और यहां पर आप जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक अलग तरीके से समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी एकदम शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की। ठीक है?
ड्रॉइंग साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है? अभी हम लोग ने साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा देखा था भैया? ये था, यहां क्या लगा हुआ था? CH2OH, CH2OH, ये वाला ऑक्सीजन ऊपर से जाकर लग गया था OHH, और ये कर देते, चलो राइट हैंड साइड कर देते, ठीक है। इस साइड वाला अल्फा था ना ये, हाँ। चलो इसे बीटा बनाते हैं। ये लगा दिया OH और ये लगा दिया H, ठीक है भाई। तो ये कितना है? 65% है। अच्छा, ये 65% क्यों बनता है? ये ज्यादा क्यों बनता है? इस क्यों बनता है, इसका आंसर हम आपको बाद में देंगे। अभी इतना समझ लो, ये ज्यादा बनता है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी कि नहीं होगी? ये कैसी फॉर्म होगी? ज्यादा स्टेबल फॉर्म है इसका मतलब। और अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज ज्यादा ज्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिपल्शन वाली चीज चल रही है, और बीटा डी ग्लूकोज में लेस रिपल्शन है। इतनी जरा सी बात याद रख लो, अभी समझ में आ जाएगी ये बात कैसी होती है। हमने ये बना दिया इसे, है ना। और रिपल्शन वगैरह इस स्ट्रक्चर में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसे समझने के लिए भी अपन लोग कुछ काम करते हैं। देखो, ये कहलाती है राइट हैंड साइड, पहली बात तो ये समझ लेना। और इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये कितने एटम्स की रिंग बनी है? ये 6 एटम की रिंग बनी है। गिन ले भाई। एक ये है जो डायरेक्टली रिंग में, दूसरा ये कार्बन है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये और छठवा ये। 6 एटम्स की रिंग है। 6 एटम की रिंग कैसी होती है? वही आपकी बेंजीन की तरह होती है। तो बेंजीन की तरह होती है, तो हम जरा थोड़ा सा इसे बना लेते हैं बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर को। चलो, ये बना लिया, ठीक है। अब एक में हमें क्या लगाना है यहाँ पर? अब अगर मोड़ होता, कोई एक मोड़ होता है, तो वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, हम ये जानते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ये एक बैंड है, एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक कार्बन को, ये एक कार्बन को, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन। 5 कार्बन हुआ, बीच में एक क्या है? ऑक्सीजन है। हमने ये लगा दिया एक ऑक्सीजन बीच में यहाँ पर, ठीक है। इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर बीच में लगा दिया। अब देखो, इधर लेफ्ट और राइट ऐसे चलता है इस स्ट्रक्चर में। ऊपर वाला होता है लेफ्ट और नीचे वाला होता है राइट, याद रखना, ठीक है। अब ये एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर ये जो पहला कार्बन लग रहा है, कौन सा? ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसे हम फर्स्ट कार्बन कहेंगे। तो फर्स्ट कार्बन किस साइड है? लेफ्ट साइड है कि नहीं है? तो ये कहलाता है वो पहला वाला कार्बन। इसे हेमी एसिटल कार्बन भी कहते हैं, या हेमी कीटल कार्बन भी कहते हैं। अगर फ्रक्टोज होता है तो, ग्लूकोज होता है तो हेमी एसिटल कहते हैं। क्यों? ये एसिटल वाले ग्रुप तो है भाई, यही तो OH बन रहा था एसिटल वाला। नहीं आई बात समझ? ये, अरे ये एसिटल बना रहे थे जो इस कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो यही वाला कार्बन तो आपका क्या बन जाता है? वो CH3 को लेता है, ये बना देता है। तो ये वाले कार्बन को क्या कहोगे आप? एसिटल कार्बन। क्या बोलोगे? दिस इज एसिटल कार्बन, ठीक है। और इसे फ्रक्टोज के केस में हम कहेंगे कीटल कार्बन। क्या कहेंगे? चलो, अच्छी बात है। तो ये कहलाएगा आपका एसिटल कार्बन।
ठीक है। अब देखो इस पर OH लगाना है, तो हम क्या बना रहे हैं बेटा, यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज बना रहे हैं। और बीटा डी ग्लूकोज में पहला OH कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड, दिख रहा है इसमें कहाँ होता है, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या हो गया, ऊपर। तो हमने ये लगाया OH और यहां लगा दिया किसे, H को। अब देखो सब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं कि नहीं है, यहां पर देखो ये OH इस साइड है तो ये साइड है, ये साइड है तो ये साइड है, इसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो अब इसका OH कहाँ जाएगा, अपने आप ही आपको मालूम चल रहा है, नीचे ऑपोजिट साइड आ गया। ठीक है, इसका OH कहाँ गया, तो इसका OH कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नहीं आई समझ। अब बाकी सभी जगह पर H लगा लो, कोई प्रॉब्लम इसमें। इस वाले कार्बन का ये आ जाएगा H और यहां हो जाएगा आपका CH2OH। ठीक है, ये वाला CH2OH यहां आ गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों OH ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, और जब बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है तो यहां पर रिपल्शन कैसा रहेगा, लेस रिपल्शन रहेगा, और लेस रिपल्शन रहेगा तो दिस इज मोर स्टेबल, ये कैसा हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए बीटा डी ग्लूकोज जो रहता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब अगर हम यहां पर किसके बारे में बात करें, अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में करें, तो अल्फा डी ग्लूकोज में क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज में ये हो जाएगा कि दोनों OH, बस यही वाली की तो पोजीशन चेंज करनी है, कहाँ आ गए, सेम साइड में आ गए। और अगर ये सेम साइड में आ गए तो यहाँ क्या होगा, ये बड़े ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप को हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज बिगर ग्रुप। ठीक है, और बिगर ग्रुप कहाँ है, ऑन सेम साइड, सेम साइड पर है, सो हाई रिपल्शन, यहाँ हाई रिपल्शन होगा, सो लेस स्टेबल। तो अब आपको एक चीज समझ में आई है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसका परसेंटेज क्यों कम होता है, बिकॉज बिगर ग्रुप, बिगर OH ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, और सेम साइड पर रहेंगे तो यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन होगा, उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर तो आप बना ही सकते हैं इसका, बस इस OH को आपको उठाकर कहाँ कर देना है, यहां पर कर देना है। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, अब कल बात करेंगे इसके चेन कन्फर्मर्स के बारे में।